हेलो सीए एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम रितिका राठी और हमने अपने चैनल पे स्टार्ट की है सीए फाइनल ऑडिट के सभी नए जुड़े हुए चैप्टर्स को कवर करवाने वाली एक सीरीज़। तो उसी सीरीज़ में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 11 और ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 देखने के लिए आप पिन किए हुए कमेंट में जो प्लेलिस्ट का लिंक है उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और बाकी के चैप्टर्स भी आप वहीं से देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो नोट्स या पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ये किसी भी तरह के समरी नोट्स नहीं है। ये आईसीएआई की लैंग्वेज ही मैंने इनकॉर्पोरेट की है यहाँ पे, और ना ही मैंने कुछ शॉर्ट किया है, केवल प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज किया है। मैंने जगह जगह हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठे तो आप केवल वो हाईलाइटेड मटेरियल को ही पढ़ के आपको कंसेप्ट याद आ जाए। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अदरवाइज आपके पास आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो है ही। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं SAE 3402। लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर का SAE 3400 कवर किया था। वो किससे रिलेटेड था? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। और अब हम पढ़ेंगे SAE यानी स्टैंडर्ड और एश्योरेंस एंगेजमेंट 3402। सबसे पहले इसके नेम को लर्न करने की ट्रिक, पहले नेम क्या है देख लेते हैं। एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी एसेज पढ़ ली है तो उन्हीं एसेज में SA 402 जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट से रिलेटेड ही होता है। तो हमें कैसे लर्न करना है? SAE 3402, इसके अंदर नेम में ही आ रहा है ना 402, तो किससे ये रिलेटेड होगा? ये रिलेटेड है SAE 402। तो आपको बेस बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप पहले उस स्टैंडर्ड को पढ़ लीजिए, जिससे आपको इस स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट का कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। अगर आप उसे पढ़ने के बाद इसे पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आप आपस में कंफ्यूज हो रहे हैं, SRS है, SAE है, उसके बाद में भी हम चैप्टर 10, 8 से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें कवर करेंगे, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बस एक बार इन वीडियोस को रेफर कीजिए। पहला आपका काम है कि अंडरस्टैंडिंग लेना SAE से रिलेटेड। उसके बाद में आपको लर्न करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी जिसके अंदर हम सभी स्टैंडर्ड्स को एक साथ कंपेयर करेंगे और उसमें इस तरीके से रिवाइज करेंगे, इस तरीके से समराइज करेंगे कि वो डायरेक्ट आपके माइंड में फिट हो जाए। तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, केवल फिलहाल पढ़ने पे फोकस करना है। 3402 का नाम मैंने आपको लर्न करवा दिया है। अब जानते हैं क्या है इस स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट में। तो इसमें दिया है ये किस तरीके की एश्योरेंस एंगेजमेंट से रिलेटेड है कि जब यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेती है या सर्विस लेती है। तो अब क्या है यूजर एंटिटी और क्या है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जानते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल कैसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में हर तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सेल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ना अपना काम जो है वो आउटसोर्स करने की इच्छा है। वो चाहता है कि हमारा जो पेरोल प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम है, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको टाइम टू टाइम पेमेंट करना, या इन सब चीज़ों का ध्यान जो है वो कोई और कंपनी रखे ताकि हम पे वर्कलोड कम हो जाए। तो उन्होंने इस काम को आउटसोर्स करने की सोची। तो ये काम उन्होंने किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम सैलरी देना और उनको स्लिप इशू करना, ये सब काम हम आपको आउटसोर्स करते हैं, ये आप परफॉर्म करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। और उसके बदले में उन्होंने कुछ अमाउंट फिक्स कर ली होगी। तो अब कौन यूजर एंटिटी हुआ? यूजर एंटिटी तो यहाँ पर है जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सर्विसेज की डिमांड कर रहा है या अपने पेरोल प्रोसेसिंग यूनिट को आउटसोर्स कर रहा है। और सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ? जो ये सर्विस देगा ऑर्गेनाइजेशन को कि हाँ मैं आपके एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम सैलरी दूंगा, सैलरी स्लिप इशू करूंगा। अब ये हमारी हेडेक है, आप बस वो अमाउंट पे करके ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दीजिए। तो आपको समझ आया कौन है यूजर एंटिटी और कौन है सर्विस प्रोवाइडर। तो इस SAE की क्या रेलेवेंस है कि जब यूज़र एंटिटी का जो ऑडिटर है वो यूज़र एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करता है, तो उसको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि उसने अपना कौन सा वर्क आउटसोर्स कर दिया जो रिलेटेड टू तो उसके खुद के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन वो आउटसोर्स किया हुआ है। तो अब वो चेक करेगा कि जो काम उसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, उनकी भी एश्योरेंस लेगा, तभी वो यूज़र एंटिटी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे एश्योरेंस दे पाएगा। ठीक है,
तो वो किस तरीके के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल्स को चेक करेगा, तो SAE 3402। अब है इसका स्कोप। तो स्कोप में लिखा है ये SAE कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा, जहाँ आपने आपका वर्क सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसोर्स कर दिया है और उसी को रिस्पॉन्सिबल बताया है कि आपके यहाँ जो इंटरनल कंट्रोल्स है उसके लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आप रिस्पॉन्सिबल है। तो स्कोप के अकॉर्डिंग SAE 3402 में हम कौन कौन सी चीज़ों पर रिपोर्ट करते हैं। पहला ये कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिस्क्राइब किया है कि हमारे इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे होंगे, क्या वो सच में है या नहीं है, यानी कि वो उस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और दूसरे ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स जो सर्विस से रिलेटेड ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो यूज़र एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स को या उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, तो हमें उन कंट्रोल्स पे भी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। दो कंट्रोल्स पे रिपोर्ट करनी है। पहला ये कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हम कंट्रोल्स लगा कर रखेंगे, क्या वो प्रॉपर है या नहीं है। और दूसरा, जो इंटरनल कंट्रोल्स किसी न किसी तरीके से यूज़र एंटिटी को अगर अफेक्ट कर रहे हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उन पे भी रिपोर्ट प्रिपेयर करके देंगे। ये है इस SAE का स्कोप। उसके बाद में दिया है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू पहले भी समझा दिया कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन है, जिससे यूज़र एंटिटी ने अपना काम आउटसोर्स कर दिया है, वो उसे सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू यूज़र एंटिटी। और उसके बाद यूज़र एंटिटी कौन है, जो यूज़ करती है सर्विस किसकी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। फिर कंट्रोल्स ऑफ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यूज़र एंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, यूज़र एंटिटी ने अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी उन्हें आउटसोर्स कर दिया और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पे रहेगी, यूज़र एंटिटी के सर पे रहेगी। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अगर टाइम पे पेमेंट नहीं मिली तो वो तो यूज़र एंटिटी के पास आएंगे। तो यूज़र एंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ये इंश्योर करे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्क अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसने जो कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हैं वो कितने प्रॉपर है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है पेरोल प्रोसेसिंग के से रिलेटेड, वही एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। और इसमें क्यों ज़रूरी बताया है, क्योंकि अगर टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं की जाएगी ड्यूज़ की या जो भी पेमेंट ड्यू है उनकी, तो एक तो एम्प्लॉयज़ नाराज़ हो जाएंगे। एम्प्लॉयज़ आएंगे यूज़र एंटिटी को बोलेंगे कि आपने हमारी पेमेंट नहीं दी टाइम पे, और कोई गवर्नमेंट की ड्यू बकाया है, उनकी पेमेंट अगर टाइम टू टाइम नहीं हुई तो जो फाइन लगेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो किसकी होगी, वो तो यूज़र एंटिटी की होगी। इसीलिए यूज़र एंटिटी को ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे चेक करते वक्त हम उन इंटरनल कंट्रोल्स को कंसीडर नहीं करते जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यानी कि हमें किससे मतलब है, या यूज़र ऑडिटर को किससे मतलब होगा, जो कंट्रोल्स हमारे वर्क को अफेक्ट करें। तो केवल जो कंट्रोल्स हमने जो सर्विस आउटसोर्स की है उसके ऊपर लगाए गए। यूज़र ऑडिटर एंड सर्विस ऑडिटर दो टर्म्स है। यूज़र ऑडिटर कौन, जो यूज़र एंटिटी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट प्रिपेयर करके देगा, वो तो है यूज़र ऑडिटर। और सर्विस ऑडिटर कौन, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं उन पे रिपोर्ट प्रिपेयर करके देगा। और किसकी रिक्वेस्ट पे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की खुद की रिक्वेस्ट पे ही। तो दो ऑडिटर पढ़े, यूज़र ऑडिटर और सर्विस ऑडिटर। फिर है ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद SAE 3402। अब इस सर्विस ऑडिटर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। कौन सर्विस ऑडिटर, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में लगे इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसकी ज़रूरत क्यों है, देखते हैं कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो पहले जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले अपने सिस्टम को प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है कि आप हमें ये आउटसोर्स कर रहे हैं, ये एक्टिविटी, इसको हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, हमारे पास ऐसा ऐसा सिस्टम है, ऐसे ऐसे इंटरनल कंट्रोल है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले वो डिस्क्रिप्शन देगा अपने सिस्टम का और अपने इंटरनल कंट्रोल्स का। तो सर्विस ऑडिटर का पहला काम क्या है, ये चेक करना कि जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो क्या वैसे इंटरनल कंट्रोल्स सच में सर्विस एंटिटी के पास है या नहीं है। तो इसमें पॉइंट के थ्रू दिया है डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम फेयरली प्रेजेंट द सिस्टम। जैसा डिस्क्रिप्शन दिया वैसा ही सिस्टम आपके पास है और इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट में पीरियड स्पेसिफाई किया है पूरे टाइम आपके वो कंट्रोल्स जो है वो इम्प्लीमेंटेड थे। ये दो चीजें चेक करेगा। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर्विस ऑडिटर का, पहला तो ये था ना कि कंट्रोल इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो कंट्रोल आपने इम्प्लीमेंट किए हैं क्या वो सूटेबली डिजाइन है या नहीं। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या दिया है
कि अगर एंगेजमेंट की टर्म्स फाइनल करते टाइम आपने ऐसा भी कुछ फाइनल किया है कि सर्विस ऑडिटर को ऐसा एश्योरेंस देना है कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुए या नहीं, तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाएगा जिसमें सर्विस ऑडिटर रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि एंटिटी के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड अचीव हो रहे थे। 3 चीजें, कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड है, कंट्रोल का डिजाइन सुटेबल है, और तीसरा ऑप्शनल है। अगर पहले डिसाइड किया होगा तो इस पे रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगी कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड। उसके बाद में और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो ऊपर मैटर्स लिखे हैं उन पे रिपोर्ट प्रिपेयर करना। अब रिपोर्ट्स कितनी तरह की होगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस SAE से रिलेटेड कि 2 तरह की रिपोर्ट है, टाइप 1 और टाइप 2। देखो 402 के अंदर इन्हें बहुत ही बेसिक तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। टाइप 1 रिपोर्ट क्या बताती है कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स, कौन सी एंटिटी के, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स का डिजाइन सुटेबल है या नहीं है, केवल इतनी चीज चेक करके रिपोर्ट की जाती है, वो तो है टाइप 1 रिपोर्ट। और टाइप 2 में क्या है कि वो इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, ये किस में होगा, ये ऐड हो जाएगा टाइप 2 रिपोर्ट में। ओके, तो टाइप 1 रिपोर्ट में क्या है और टाइप 2 रिपोर्ट में क्या है, अब डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 ये दोनों में पहले एक कॉमन चीज आएगी, क्या कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का डिस्क्रिप्शन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम कैसे होंगे ये डिस्क्राइब किया जाएगा। ये पॉइंट दोनों में कॉमन है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से एक रिटन असर्शन लिया जाएगा कि आपके यहाँ के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे होंगे, सूटेबली डिजाइन होंगे या नहीं होंगे, या फिर जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया उससे मैच होते होंगे या नहीं होंगे। तो इसके अंदर प्रॉपर पॉइंट ये है कि पहला ए पॉइंट में दिया है डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट्स द सिस्टम, आपने जो डिस्क्राइब किया वही आपकी सिस्टम को फेयरली प्रेजेंट करता है। लेकिन टाइप 1 में तो है एट अ स्पेसिफाइड डेट, और टाइप 2 में क्या आ जाएगा, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। इतना ही फर्क है। टाइप 1 के अंदर हम किसी डेट पे ये चेक करके दे रहे हैं कि आपका सिस्टम जो है वो और आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया वो आपस में मैच होते हैं, और टाइप 2 के अंदर वो क्या है, असर्शन देते हैं कि फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड हमारा ये सिस्टम जो है वो और जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया वो मैच होते हैं। फिर उन्होंने दिया कि सूटेबली डिजाइंड है इंटरनल कंट्रोल्स एट अ स्पेसिफाइड डेट। जहाँ पे आपको एट अ स्पेसिफाइड डेट दिख गया वो तो है टाइप 1 से रिलेटेड, और जहाँ पे फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड दिख गया वो होगा टाइप 2 से रिलेटेड। तो हमने साथ के साथ टाइप 2 के पॉइंट्स भी कवर कर लिए। कौन कौन से, कि पहला डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स सिस्टम, दूसरा कि डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बट थ्रू आउट अ स्पेसिफाइड पीरियड, क्योंकि ये टाइप 2 है, और कंट्रोल्स वर सूटेबली डिजाइंड एंड अब यहाँ पे टाइप 2 में एक और वर्ड जुड़ जाता है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मैंने शुरू में आपको बताया था दोनों में बेसिक फर्क क्या है। टाइप 2 रिपोर्ट में हम इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं ये भी डिस्क्राइब करते हैं, और किसके लिए, थ्रू आउट द स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये दोनों चीजें तो थी जो कॉमन है टाइप 1 और टाइप 2 में। उसके अलावा टाइप 2 में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो ये है कि इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड रिजल्ट्स देयर ऑफ, क्योंकि हम इसके अंदर इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये चेक करते हैं, तो उसके लिए जो हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना है टाइप 2 रिपोर्ट में। तो अब आपको कीवर्ड्स क्या क्या देखने हैं, टाइप 1 में एट अ स्पेसिफाइड डेट, और टाइप 2 में थ्रू आउट अ स्पेसिफाइड पीरियड, और टाइप 2 में एक्स्ट्रा क्या है, कंट्रोल्स ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। आई होप ये क्रक्स आपके लिए हेल्पफुल हो, और यही मैंने यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट करके दे दिया है कि टाइप 1 रिपोर्ट केवल किन किन चीज़ों पे बताती है, डिस्क्रिप्शन एंड डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स, और टाइप 2 किस किस पे बताती है, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ सच एन एंगेजमेंट प्रोसीडेड विद, यानी कि अब हम सर्विस ऑडिट करवाना चाहते हैं, सर्विस ऑडिटर को अप्रोच करना चाहते हैं, तो ये इस तरीके की एंगेजमेंट कैसे आगे कैरी ऑन होगी। पहला कि सर्विस ऑडिटर को सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है, और इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट भी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG, सर्विस ऑडिटर को ये देखना है कि मैनेजमेंट कौन है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन है, जिनके साथ उसे कम्युनिकेशन करके रखना है, जिनसे उसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, जिनसे वो इंक्वायरी कर सकता है, उन लोगों को डिटरमाइन करना है, उन लोगों का पता लगाना है कि कौन है। तीसरा, एक्सेप्टेंस एंड चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अगर शुरू में तो एक तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कैसे एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा अगर किसी तरीके से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो क्या उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो उसको क्या क्या इंश्योर करना है,
पहला ये कि जिस तरीके की एंगेजमेंट के लिए वो एंगेज हो रहा है, क्या वो उसके लिए कैपेबल है, क्या उसमें इतनी कॉम्पिटेंस है कि वो उसे परफॉर्म कर पाएगा, उसकी एबिलिटी है। और दूसरा दूसरा उसे ये चेक करना है कि उसे जिस तरीके की एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, क्या वो यूज़र एंटिटी के लिए रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। और उसके बाद में अगर उसकी टर्म्स को किसी तरीके से चेंज किया जा रहा है, तो उसे ये देखना है क्या इसके पीछे कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, क्या कोई सही कारण है जिसकी वजह से टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज किया जा रहा है, तब तो ठीक है, अदरवाइज उसे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होगा। फिर क्या असेस करेगा, सूटेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया, यानी कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सिस्टम को जो डिस्क्राइब करके रखा है, वो जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या वो क्राइटेरिया सूटेबल है या नहीं है। और फिर मटेरियलिटी डिटरमाइन करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, इंटरनल कंट्रोल के बारे में जो आपने बातें लिखी है वो, और इंटरनल कंट्रोल कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में। फिर अंडरस्टैंडिंग लेगा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और एविडेंस ऑब्टेन करेगा कि जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया वो किस बेसिस पे दिया और वो कितना सही है। और ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द डिजाइन ऑफ कंट्रोल्स, उसकी कंट्रोल्स का डिजाइन कैसा है उस पर एविडेंस लेगा। और किस किस पे लेगा, अगर टाइप 2 रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है तो कंट्रोल्स कितने इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं उनके लिए एविडेंस लेगा। और अगर वो इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज करना चाहता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैसा है, इंटरनल ऑडिटर का काम कैसा है। फिर 11th पॉइंट में दिया है आस्किंग फॉर रिटन रिप्रेजेंटेशन, वो मैनेजमेंट या TCWG से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा। किन किन चीज़ों पे वो रिटन रिप्रेजेंटेशन की डिमांड करेगा कि जो आपने सिस्टम को डिस्क्राइब किया है उसके पीछे असर्शंस क्या है, उस पर आप रिटन रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और आपने सर्विस ऑडिटर यानी मुझे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ऐसी रिटन रिप्रेजेंटेशन दीजिए, यानी ऐसा लिख कर दीजिए कि मैंने सर्विस ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। और ऐसी रिटन रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि आपने सर्विस ऑडिटर को सब कुछ डिस्क्लोज किया है। क्या क्या डिस्क्लोज किया है कि कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन में लॉ का, रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस हुआ है और आपको पता है, तो आपने उसे सर्विस ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया है। और आपको अगर कंट्रोल्स में डेफिशिएंसीज के बारे में पता है, और अगर आपको कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज के बारे में पता है या कंट्रोल कहीं पे ऑपरेट नहीं हो रहे ये पता है, तो ये आपने डिस्क्लोज कर दिया है, ये भी बता दीजिए। और अगर ऐसा कोई इवेंट है सब्सिक्वेंट पीरियड में हुआ है, सब्सिक्वेंट पीरियड कौन सा, जब से आपने डिस्क्रिप्शन दिया है अपने सिस्टम का, वहां से लेकर रिपोर्ट प्रिपेयर हो गई, उसके बाद अगर कोई ऐसा इवेंट हो गया जो उस रिपोर्ट को अफेक्ट करता है, वो होता है सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है, तो अब सब्सिक्वेंट इवेंट में कुछ ऐसा हुआ है और आपको पता है जो ऑडिटर की रिपोर्ट को अफेक्ट कर सकता है, तो आपने वो भी ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया है, ऐसी रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। और सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बताया है आगे 12th पॉइंट में, ये सेम ही है जो मैंने आपको अभी बताया। और है नेक्स्ट पार्ट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में यहाँ पर भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं और मैं जानती हूँ ये लर्न कर पाना बिल्कुल मुश्किल है, तो आप एक बार रीड कर लीजिए, फिर जब हम सभी ऐसे इसको कंपेयर करेंगे तो हम रिपोर्टिंग का भी एक क्रक्स निकाल लेंगे, जिससे आपको सभी स्टैंडर्ड्स की रिपोर्टिंग को रिपोर्ट में क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं वो लर्न करना इजी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पहला टाइटल, टाइटल में स्पेशल मेंशन किया होना चाहिए कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। ठीक है, दूसरा एड्रेसी, कि आप ये रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट में है आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं क्या क्या, कि एक तो सिस्टम कैसा है, सिस्टम फेयरली प्रेजेंट कर रहा है किसको, पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसको। और अगर उसके सिस्टम के ऐसे कोई पार्ट है जिस पर आप ओपिनियन नहीं दे रहे हैं तो वो भी बता दीजिए कि इन पे मेरा ओपिनियन नहीं है। उसके अलावा अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हम तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं, पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि यूजर एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंटरनल कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने होंगे, तो ऑडिटर को, जो सर्विस ऑडिटर है, उसे एक ऐसी स्टेटमेंट देनी है कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनल कंट्रोल्स को चेक नहीं किया है, क्योंकि उसके लिए तो यूजर ऑडिटर है ना। सर्विस ऑडिटर तो अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखेगा कि हमारे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो डिपेंड करते हैं उन कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनल कंट्रोल्स पे जो यूजर एंटिटी में लगवाए हैं, उसे मैंने चेक नहीं किया है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव केवल तभी अचीव हो सकते हैं जब वो कंट्रोल्स भी वर्किंग इफेक्टिवली हो, ये स्टेटमेंट दे देगा। और अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना काम आउटसोर्स कर दिया तो उसे क्या कहेंगे, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर वो ऐसा मेंशन करेगा कि सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कैसा वर्क परफॉर्म कर रहा है, कैसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। फिर
ये तो थे 3 पॉइंट। शुरू में टाइटल था, एड्रेसी था और कुछ चीज़ों को उसे आइडेंटिफाई करना है, वो था। अब आ रहा है 4th पॉइंट। अब क्या आइडेंटिफाई करेगा कि द क्राइटेरिया पार्टी स्पेसिफाइड द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। कौन सी क्राइटेरिया के बेसिस पे वो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हुए हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन। और स्टेटमेंट देगा कि टाइप 1 और टाइप 2 ये जो रिपोर्ट्स वो प्रिपेयर कर रहा है ये केवल इंटेंडेड यूजर्स के लिए है। किन के लिए है? यूजर एंटिटी के ऑडिटर के लिए और यूजर एंटिटी के मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा इस तरीके की रिपोर्ट का कोई रेलेवेंस नहीं है, ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है। और एक स्टेटमेंट देगा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल। किन किन चीज़ों के लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगा, शुरू से जानते हैं। पहले जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो अपने सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा था, एक तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा वो जो तरीके की सर्विस उसे परफॉर्म करने को कहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तीसरा जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हमने स्टेट किए थे उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, और एट लास्ट इंटरनल कंट्रोल्स जो उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाए हैं हमारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड्स में, टर्म्स में कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको शुरू में ही क्लियर किया है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कौन है और यूजर एंटिटी कौन है। फिर इसने एक स्टेटमेंट दी कि सर्विस ऑडिटर, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले था ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कंट्रोल उनके, और अगर उनकी इफेक्टिवनेस पे भी दे रहा है तो वो किस चीज में? टाइप 2 रिपोर्ट में। और एच पॉइंट में क्या है? एक स्टेटमेंट दे देगा कि हमने इस एंगेजमेंट का वर्क जो परफॉर्म किया है एज पर स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट 3402 के अकॉर्डिंग किया है। उसके बाद में आई पॉइंट में वो एक समरी देगा कि उसने एश्योरेंस लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स लगाए, और एक ऐसी लाइन दे देगा कि अगर उसने सिर्फ टाइप 1 रिपोर्ट इशू की है तो वो ऐसा लिखेगा कि मैं इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को किसी भी तरीके से एश्योर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कौन सी रिपोर्ट में एश्योर की जाती है? टाइप 2 में। तो अगर टाइप 1 रिपोर्ट दे रहा है तो वो एक डिस्क्लेमर मेंशन कर देगा कि मैंने ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे रिपोर्ट नहीं इशू की है। और जी पॉइंट में दिया है कि अगर इंटरनल कंट्रोल्स में किसी तरह की लिमिटेशन है तो वो बताएगा। उसके बाद में दिया है सर्विस ऑडिटर का ओपिनियन क्या है। अब क्योंकि उसने सब चीज़ें बता दी है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो भी बता दिए, अब तो दे दो ओपिनियन। तो कौन से पॉइंट में आके ओपिनियन दे रहा है? वो की पॉइंट में अपना ओपिनियन दे रहा है। और ओपिनियन के बाद में वही 3 चीज़ें, डेट और सिग्नेचर एंड लास्ट प्लेस ऑफ सिग्नेचर। देखो पहली 2 चीज़ें टाइटल और एड्रेसी, और लास्ट में डेट, सिग्नेचर और प्लेस ऑफ सिग्नेचर, ये 5 चीजें तो लिख कर आइएगा ही। अगर कभी भी गलती से एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि रिपोर्ट के एलिमेंट्स प्रिपेयर कीजिए, बीच वाले आपको जितने याद आए उतने लिख दीजिएगा, पर पहले 2 और लास्ट के 3 आपकी गलत नहीं होने चाहिए। फिर है टाइप 2 रिपोर्ट में कुछ एडिशनल मैटर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमने कुछ उसमें एडिशनल चेकिंग भी की है। तो एक सेपरेट सेक्शन के अंदर वो ओपिनियन देगा किस पे? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और क्या क्या लिखेगा उसके अंदर? जो आपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए, स्पेशली ये जानने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, वो डिस्क्राइब करेगा उस एडिशनल सेक्शन में। और क्या करेगा? क्लियरली बताएगा कि उसने कौन कौन से कंट्रोल्स पे चेक किया है या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए हैं, और अगर उसने सारी पॉपुलेशन पे नहीं किया, केवल सैंपल आइटम्स पे किया है, तो वो ये भी डिस्क्राइब कर देगा कि मैंने सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक किया है। और अगर उसे किसी भी तरह की डेविएशन मिलती है तो वो उसे रिपोर्ट कर देगा। कैसी डेविएशन? जो कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव था वो, और हमने जो आपकी कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस चेक की वो आपस में मैच नहीं हो रही। क्या मतलब? कि कंट्रोल्स उतने इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहे जितने आपने ऑब्जेक्टिव्स में स्टेट करते वक्त बोला था, यानी अब इनमें डेविएशन है तो वो उसे क्लियरली रिपोर्ट में मेंशन कर देगा। और मॉडिफाइड ओपिनियन, सर्विस ऑडिटर ओपिनियन को मॉडिफाई कब कब करेगा, ये केसेस इंपॉर्टेंट है। पहला हमने ये चेक किया था कि जो डिस्क्रिप्शन दिया है क्या वो फेयर है या नहीं है, तो अगर वो फेयर नहीं है तो मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाएगा। दूसरा हमने ये चेक किया था कि जो कंट्रोल्स है उनका डिजाइन सूटेबल है या नहीं है, उस पे अगर नहीं है तो मॉडिफिकेशन आ जाएगा। तीसरा टाइप 2 में हमने टेस्ट की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, अगर वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली नहीं है टेस्ट उसके कंट्रोल्स तो मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाएगा। और लास्ट में अगर चेक करते वक्त हम इस कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाए, हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं मिले कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, तो हम क्या करेंगे? मॉडिफाई कर देंगे और रीजन दे देंगे।
और जैसा कि हर तरीके के स्टैंडर्ड में लास्ट में हमें बताया होता है कि डॉक्यूमेंट क्या-क्या करना है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, तीनों ही बिल्कुल आपस में रिलेटेड है लर्न करने के लिए। पहला, आपने कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म किए इस एसएई की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, तो उन प्रोसीजर्स का नेचर कैसा था, टाइमिंग कब-कब थी और किस एक्सटेंट तक आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। दूसरा, क्योंकि आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए तो उससे आपको क्या रिजल्ट्स मिले, उन्हें डॉक्यूमेंट करके रख लीजिए। और तीसरा, अगर आपको इस एंगेजमेंट के दौरान कोई सिग्निफिकेंट मैटर मिलता है तो आप उसे भी डॉक्यूमेंट कर लीजिए, और किसे कोई सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट की जजमेंट थी तो डॉक्यूमेंट कर लीजिए। तो क्या क्या था, प्रोसीजर्स के रिजल्ट्स और सिग्निफिकेंट मैटर्स या जजमेंट। डॉक्यूमेंटेशन की बात जब भी आए तो इसके अंदर ये पॉइंट हमेशा होता है कि सिग्निफिकेंट जजमेंट या सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द एंगेजमेंट हमने जो ऑब्जर्व किए उन्हें हमें ज़रूर डॉक्यूमेंट करना होता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा SAE 3402 के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे SAE 3420 के बारे में। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।